जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा सेट नंबर 28 है। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए सारे इंग्लिश के पेपर का ये सॉल्यूशन है, जिसमें से ये सेट नंबर 28 है। पहला क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछा है, इसमें आपको इडियम का मीनिंग बताना है। इडियम यहाँ पे दिया गया है पास द बक। पास द बक का मतलब होता है किसी और पर दोष लगाना, ब्लेम लगाना, आरोप लगाना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेमिंग अनदर पर्सन। अब ये कैसे याद करेंगे, देखिए। पास का मतलब होता है किसी और को देना, पास करना। कैसे ब्लेम पास कर रहे हैं किसी और पर। बक का मतलब है $1, रुपया। $1 को हम बक बोलते हैं। तो कोई लड़का है जिसने $1 चुराए हैं, किसी के $1 चुराया है। जब वो बंदा सर्च करने लगा कि कौन मेरा पैसा लिया है, तो पकड़े जाने के डर से इसे अपना पैसा किसी और को दे दिया, पास कर दिया। ठीक है, तो ब्लेमिंग अनदर पर्सन ऐसे याद कर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिटेलिएशन का सिनोनिम बताना है। रिटेलिएशन यहाँ पे नाउन है। रिटेलिएशन का मतलब है बदला। ये बना है एक्चुअली रिटेलिएट से। ये वर्ब है जिसका मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, रिवेंज। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर है। रिवेंज का भी मतलब होता है बदला। और भी इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे। इसके सिनोनिम है एक पे बैक। जो एसएससी पूछती है हम उसी की जिक्र करेंगे। वेनिजियंस और एक होता है रिट्रीब्यूशन, और है एक रिप्राइजल। इन सब का मतलब होता है बदला। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका आउटकम। आउटकम का मतलब है रिजल्ट, परिणाम, कंक्लूजन। और एक आउटकम का एक और सिनोनिम हो जाएगा कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट होना, अनुभूति होना, अवेयरनेस होना, जानकारी होना किसी चीज का। रियलाइज करना यानी महसूस करना, फील करना। फील भी हो सकता है अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग। जानकारी होना, अंडरस्टैंडिंग होना किसी फैक्ट का, सिचुएशन का। अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए फैक्ट। ठीक है। लास्ट ऑप्शन पैम्पर है, ये वर्ब है। पैम्पर का मतलब होता है एक्सेसिव केयर, जरूरत से ज्यादा किसी को प्यार करना। जरूरत से ज्यादा किसी को लाड़ प्यार करना, दुलार करना। और इसका सिनोनिम हो सकता है कोकर और कोडल। और 3 नंबर क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है कंप्लेंट का। माई कंप्लेंट इट दैट द गार्डनर डोजेज ऑफ ड्यूरिंग वर्क। मेरा शिकायत यह है कि जो गार्डनर है वो दिन काम के दौरान सो जाता है। डोजेज ऑफ का मतलब होता है फॉल एस्लीप, सो जाना। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। डोजेज ऑफ फ्रेजल वर्ब है। अब देखेंगे इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाए। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ये नाउन है। और वर्ब जो होता है वो होता है कंप्लेन। कंप्लेन करना, किसी के शिकायत करना, आलोचना करना। बाकी सारे ऑप्शन देखेंगे। इसमें देखिए डिमर का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, आपत्ति। ये तो सिनोनिम हो जाएगा, हमें क्या चाहिए एंटोनिम। डिमर होता है आपका ऑब्जेक्शन, DJECTION, ऑब्जेक्शन। बैरियर, किसी के काम में बाधा डालना, डिटरेंट, आपत्ति। ये नाउन है और वर्ब हो जाता है ऑब्जेक्ट, आपत्ति जताना। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो है कार्प। कार्प का ही मतलब होता है आलोचना करना, शिकायत करना, कंप्लेन करना। इसका सिनोनिम है आपका काबिल, निबल, और ए में यूएल मॉल। इन सब का मतलब होता है आलोचना करना। ये सारे वर्ब हैं, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चैलेंज का मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, चुनौती देना। डेफियंस, आमंत्रित करना। प्रेज यानी प्रशंसा करना, ये वर्ब है। या लॉर्ड होता है इसका सिनोनिम। एडमायरेशन। ऑप्शन नंबर चौथा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं।
चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है? तो यहाँ पे द वॉरियर वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम का है, जो निश्चित समय है उसका इंतजार कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे करेक्ट, हमें इस सेंटेंस, हर सेंटेंस में देखना है कि करेक्ट आर्टिकल का यूज किस में किया गया है। देखिए द राइट टाइम यहाँ पे है, एक पर्टिकुलर क्षण है उसी का इंतजार हो रहा है यहाँ पे, टू अटैक द लायन, और एक पर्टिकुलर लायन भी है ना। तो उसके जब चीजें निश्चित होती हैं तो हम वहां पे द का यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर वॉरियर है, उस खास योद्धा की बात हो रही है ना, तो उसके पहले भी द आएगा, ठीक है। और एक खास यहाँ पे केप भी है, उसी केप की बात हो रही है, एक ही केप की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला जो वर्ड है एंट्रेंस, सही है। एग्जिट, सॉरी एंट्री पॉइंट जो होता है, थ्रेशोल्ड जो होता है, गेट जो होता है, जहां से आप किसी भवन में प्रवेश करते हैं, तो वो एंट्रेंस है आपका। देखिए यहाँ पे स्टेशनरी का मीनिंग गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। स्टेशनरी, देखिए STATIONARY होता है। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, स्टील, रुका हुआ कोई चीज, और स्टेशनरी STATIONERY होता है। दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पे ARY है, यहाँ पे ERY है। तो स्टेशनरी होता है मटेरियल फॉर राइटिंग जैसे कि कॉपी, किताब, पेन, ये जो चीजें हैं ये आपकी स्टेशनरी आइटम्स आती हैं। तो इसको हम लेखनी बोलते हैं। लेखनी की जो भी सामानें हैं, ब्रीफ यानी कंसाइज, संक्षिप्त या शॉर्ट, थंडर यानी आसमान में बिजली का गरजना, को बोलते हैं थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको अप्रोप्रिएट वर्ड फील करना है। ये सारे होमोनीम हैं, सबके प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर सबका मीनिंग अलग अलग है और सबका मतलब भी अलग अलग है। चलिए, तो यहाँ पे द रूम वाज वेरी क्वाइट, क्वाइट यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वाइट का मतलब होगा काम, शांत, साइलेंट। जो कमरा था बिल्कुल शांत था, उसमें कोई शोर शराबा, हल्ला नहीं था। ट्रैंक्विल, सेरेन, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है क्विल्ट मतलब होता है रजाई, गद्दा, तोशक, रजाई ठंड में जोड़ते हैं। क्विट मतलब छोड़ देना, लीव कोई काम को करना, छोड़ देना, स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, गो अवे फ्रॉम ए प्लेस, किसी स्थान से चले जाना, गिव अप कर देना। क्विट, क्वाइट का मतलब है टोटली, संपूर्ण रूप से, फुल्ली, 100%, एब्सोल्युटली या कंप्लीटली, संपूर्ण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, वो पर्सन जो रिस्क लेने में इंटरेस्टेड रहता है और नए आइडियाज को ट्राई करता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं साहसिक व्यक्ति, एडवेंचरस। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। करेजियस, दिलेर, डेयरिंग, डेयर डेविल, ब्रेव, बोल्ड, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रिस्की, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। रिसोल्यूट, रिसोल्यूट का मतलब है ये दृढ़ पर्सन, डिटरमाइंड, जो किसी काम को लेकर के डिटरमाइंड हो कि नहीं ये काम मुझे करना ही करना है, डिटरमाइंड हो जाएगा। और आपका एडमेंट, अडियल, जिद्दी, टेनासियस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टेनासियस, ये पूछता है बार बार, टीनासियस। एक्चुअली टीन समझते हैं आप, टीन यानी जो लोहे की जो चादर होती है, टीन को सीने की बात कर रहा है, जबकि टीन सिया नहीं जा सकता, तो कोई क्लोथ नहीं है। पर ये अड़ियल है, जिद्दी है, टीन सीने सीकर ही मानेगा, टेनासियस। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है मिथिकल, मिथिकल यानी पुरानी कथा संबंध से रिलेटेड, पुराण कथा से संबंधित रहस्यमयी कोई चीजें, फिक्टिव, लीजेंडरी, माइथोलॉजिकल, फैबल्ड, ये सारे इसके सिनोनिम हैं।
लास्ट ऑप्शन है डेस्परेट, डेस्परेट यानी होपलेस, परेशान, बेचैन, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, बार बार आगे पीछे यात्रा करना। मेट्रो क्या करती है, एक स्टेशन से जाती है दूसरे स्टेशन पर, एक प्रॉपर रूट होता है, फिर वहीं से वापस आती है, तो उसको हम बोलते हैं शटल। शटल भी ट्रेन का सेम काम होता है, जैसे वो पटना से मुगलसराय जाएगी डीडीयू, और वहां से फिर वापस वो डीडीयू से पटना आएगी, तो ये जो काम है इसको हम बोलते हैं शटल। टू एंड फोर्थ यानी एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे चलने को बोलते हैं शटल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है रप्चर, रप्चर वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक टूटना किसी चीज का। ब्रेक और बस्ट सडनली, रप्चर। फोस्टर मतलब पालन पोषण करना, इनकरेज करना, किसी को प्रमोट करना, करेज, प्रमोट। चौथा जो ऑप्शन है ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब पकड़ना, कैच कर लेना, होल्ड, ग्रैप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पैराजंबल बनाना है, पीक्यूआरएस बनाना है। आप क्या करेंगे, बारी बारी से इन चारों सेंटेंस को पढ़ेंगे और इनको फिर समझ के अरेंज करेंगे। दोस्तों जो पहला सेंटेंस दिया गया है, जो पहला सेंटेंस है उसको हम पढ़ते हैं। ए नंबर, दोज वर्सेज आर कलेक्टिवली नोन एज द भगवत गीता। दोज वर्सेज, वे छंद, वे जो एक पार्ट है किसी स्टोरी का, जो एक पैराग्राफ होता है, पार्ट होता है, उनको कलेक्टिवली तौर पर, उनको एक साथ हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पहले से हमें पता नहीं है किन वर्सेज की बात हो रही है, दो यानी कौन से वर्सेज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, ए वाला जो, और कोई भी ऑप्शन जिसमें स्टार्टिंग ए से हो रहा होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ए से हो ही नहीं सकता। बी नंबर पढ़ते हैं, हिज हेजिटेशन बिफोर द बैटल अगेंस्ट हिज फैमिली बिकेम द ओकेजन फॉर हिज फ्रेंड एंड चैरिटर लॉर्ड कृष्णा टू डिलीवर ए डिस्कस ऑन धर्मा। किसी पर्सन की बात हो रही है, उसकी जो हेजिटेशन है, शंका है, डाउट है, अपने भाई बंधु, अपने फैमिली वालों के अगेंस्ट लड़ना है उनको। आप सबको पता है भागवत मतलब महाभारत की जो कहानी है, हम इस पैराजंबट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जैसे कि हमें पता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो उसके फैमिली के अगेंस्ट लड़ना है, तो ये एक बन जाता है उसके फ्रेंड के लिए, उसके चैरिटर, उसके दोस्त और उसके जो साथी हैं जो रथ चला रहे भगवान कृष्ण, उनके लिए एक मौका है कि वो अपने धर्म पर उपदेश दे पाए, धार्मिक उपदेश दे यहाँ पर, है ना। तो उनके लिए एक अवसर बन जाता है। अर्जुन was one of the 5 पांडव brothers who are the heroes of the Indian epic the महाभारत। अर्जुन जो थे अपने पांडव के 5 भाइयों में से एक थे, जो भारतीय धर्म ग्रंथ महाभारत के जो हीरो हैं उनमें से एक हैं अर्जुन, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन सी से स्टार्टिंग हो सकता है कि ये, क्योंकि ये यहाँ पे अर्जुन का डिफिनेशन दे रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है, बस इसी में केवल सी डी बी ए है। सी अर्जुन की बात हो रही है, उसके बाद सी के बाद डी, ही वाज द सन ऑफ गॉड इंद्रा एंड वाज फेमस फॉर हिज आर्चरी। वो भगवान इंद्र के लड़के थे और वो आर्चरी के लिए फेमस थे, तीरंदाजी के लिए फेमस थे। ये अर्जुन की बात हो रही है सी में। फिर उसी का विश्लेषण यहाँ पे किया जा रहा है कि वो किनके लड़के थे, और फिर यहाँ पे सी डी, उसके बाद बी, उसकी जो हेजिटेशन है, लड़ाई में अपने परिवार के अगेंस्ट ही लड़ना था, उनको अपने भाई के अगेंस्ट, चचेरे भाई के अगेंस्ट ही लड़ना था। तो वहां पे भगवान कृष्ण के लिए एक अवसर बन गया धार्मिक उपदेश देने का, और ये जो धार्मिक उपदेश उन्होंने दिया था, इसी को पूर्ण रूप से हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन में भी आपको पैराजंबल दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको अरेंज करना है, पढ़ करके समझ करके। बारी बारी से सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे। जो पहला सेंटेंस है, आई वुड अटैच एज मेनी एज 4 ऑफ देम टू अ क्रॉस पीस rotably arranged on a thin spindle and transmit the motion of the same to a large disk and so derive considerable power। कोई पर्सन है जो ये बोल रहा है कि मैं उनमें से कम 4 को एक क्रॉस पीस पर अटैच करूंगा, जोड़ दूंगा। एक क्रॉस पीस, यहाँ पे 4 किसी चीजों को जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ दूंगा। रोटेबली अरेंज, उन्हें थीन स्पिंडल, एक पतले से स्पिंडल से इसको किसी डिस्क के साथ जोड़ ऐसे अटैच कर,
ये घुमाएंगे तो ये वाला भी घूमेगा स्पिंडल, एंड ट्रांसमिट द मोशन ऑफ द सेम टू ए लार्ज डिस्क, और इसके मोशन को एक बड़े से डिस्क तक ट्रांसमिट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। सो डिराइव कंसिडरेबल पावर, फिर वहां से मैं जितनी भी हमें पावर चाहिए, बिजली चाहिए, वो वहां से प्राप्त कर सकता हूँ, वो पर्सन कर सकता है। ठीक है। बी कह रहा है कि इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट, मेरे अगले अटेम्प्ट में, आई सीम टू हैव एक्टेड अंडर द फर्स्ट इंस्टिंक्टिव इम्पल्स विच लेटर डोमिनेटेड मी टू हार्नेस द एनर्जीज ऑफ नेचर टू द सर्विस ऑफ मैन। जो मेरा अगला अटेम्प्ट था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, टू हैव एक्टेड अंडर द फर्स्ट इंस्टिंक्टिव इम्पल्स, ये मेरी जो इंस्टिंक्टिव यानी जो मेरी मन की जो भावना है, इम्पल्स, जो मेरी अंदर की जो ऊर्जा है, जो मेरी अंदर की जो इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, इसके ऊपर काम करने की, तो मैं इस पे काम कर चुका हूं। और विच लेटर डोमिनेटेड मी, और जो मुझे बाद में डोमिनेट कर गया मेरे ऊपर। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो मेरे मन में जो बात है, जो मैं काम एक्चुअली करना चाहता हूं, वही मैं उसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश किया, अटेम्प्ट किया, और ये मेरे ऊपर डोमिनेट हो गया, यानी मेरे ऊपर हावी हो गया। अब मैं वही काम करता हूँ जो मेरे मन में आता है, इम्पल्स आता है, जो मेरे मन में भावना आती है। तो इसके मन में क्या भावना आती है कि नेचर के एनर्जी को हार्नेस करो, बांधना, इकट्ठा करना, और सर्विस ऑफ मैन, आदमी की सेवा के लिए, आदमी के यूज के लिए, जो नेचर में जो चीजें हैं, एनर्जी है, उसको कलेक्ट करके उसको अपने काम में ले, मनुष्य के काम में ले। सी कह रहे हैं कि दीज क्रिएचर्स वेर रिमार्केबली इफिशिएंट फॉर वंस दे वर स्टार्टेड दे हैड नो सेंस टू स्टॉप एंड कंटिन्यूड विरलिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स, एंड द हार्डर इट वाज द हार्डी दे वर्कड। दीज क्रिएचर्स, किसी जानवर की बात हो रही है। दीज क्रिएचर्स वेर रिमार्केबली इफिशिएंट, वो बहुत ही अपने काम में कुशल होते हैं। एक बार जब वो घूमना शुरू कर देंगे, यहाँ पे किसी क्रिएचर्स को बांधा है, समझ रहे धीरे धीरे, और वो क्रिएचर ऐसे हैं, जब एक बार इसको घुमा देंगे, घूमना शुरू हो जाएंगे, यानी पंख इतनी तेजी से चलाते हैं जो भी हैं कि ये घूमने लगेगा काफी तेजी से। जब वे एक बार स्टार्ट करते हैं तो उनके पास कोई आइडिया नहीं कि मुझे कब रुकना है, तो वो घुमाते रहेंगे, घंटों चलाते रहेंगे, और जितना ही गर्मी का मौसम होगा उतना ही वे कड़ी मेहनत करेंगे। अब कह रहे हैं कि आई डिड दिस थ्रू द मीडियम ऑफ मई बग्स और जून बग्स, एज दे आर कॉल्ड इन अमेरिका, विच वर ए वेरिटेबल पेस्ट इन दैट कंट्री एंड समटाइम्स ब्रोक द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज बाय द शीर वेट ऑफ देयर बॉडी। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगले अटेम्प्ट में मैंने अपना कोशिश किया कि एनर्जी, जो नेचर की एनर्जी है, उसको हार्नेस करके लोगों के काम में लाऊं। ये मैंने कैसे किया? बी के बाद डी का यहाँ पे लिंक आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शंस में कि बी के बाद इसका बी के बाद डी ऑप्शन कहाँ है, तो केवल और केवल एक ऑप्शन है बी के बाद डी, ऑप्शन नंबर ए। यहीं से आप आंसर करके जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। पर आगे हम बढ़ते हैं, तो मैंने इसे कैसे किया, मीडियम ऑफ मई बग्स और जून बग्स। दोस्तों, मई बग्स और जून बग्स ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो काफी ब्लैक कलर के होते हैं, जो काफी तेजी से अपने पंख को चलाते हैं। ये कीड़े हैं जो काफी तेजी से अपने पंख को चलाते हैं और घूमते हैं। दे आर कॉल्ड इन अमेरिका, अमेरिका में इनको मई बग और जून बग्स बोलते हैं। विच वर ए वेरिटेबल पेस्ट, यानी बहुत प्रकार के होते हैं, इनकी प्रजातियां बहुत सारी होती हैं उस देश में। एंड समटाइम्स ब्रोक ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, कभी कभी ये पेड़ों के टहनियों को तोड़ देते हैं, इतना बॉडी के वेट से, है ना। अब इन्हीं जानवरों को पहला सेंटेंस में कह रहा है, इनको ही इसको जोड़ा है, यहाँ पे इनको ही जोड़ा है इस स्पिंडल पे, और इनसे ही वो बिजली उत्पन्न कर रहा है जो भी पर्सन है इसमें। और इसी की बात कर रहा है कि ये इतने वो होते हैं, दिस क्रिएचर्स रिमार्केबल, इतने एफिशिएंट होते हैं कि एक बार जब ये घूमना शुरू कर देंगे तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेंगे, घंटों ऐसे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हम आते हैं। Select the option that expresses the given sentence in passive voice। आपको पैसिव वॉइस बनाना है। राकेश विल विन द लॉटरी, तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो विल का पैसिव वर्ब बनाने के लिए हमें यहाँ पे विल बी होता है, विल बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में विल बी का यूज किया गया है। देखेंगे पहला ऑप्शन में वाज है, गलत। दूसरा ऑप्शन में विल बी है, तीसरा में विल हैव होगा, गलत। तीसरा में इज वोन है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट द लॉटरी है, तो लॉटरी यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और विल जो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस एजेंट, यानी जो सब्जेक्ट वहां पे बाई प्लस एजेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको फ्रेजल वर्ब बताना है कि कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पे आएगा। The details were dash from one person to the other within no time। ये जो डिटेल्स है, जो जानकारी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चला गया बहुत जल्दी, बिना किसी समय के।
तो देखिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंफॉर्मेशन देना, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। तो इसका इनमें से कौन सा है जिसका मीनिंग होता है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा, पास डाउन। पास डाउन का मतलब होता है ट्रांसफर समथिंग, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देना कोई वस्तु या कोई इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें फिल होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन का मतलब क्या होता है? पास अवे, ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं। पास अवे का मतलब होता है डाई, मर जाना, गुजर जाना, ठीक है। पास अवे का मतलब होता है डाई। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, पास आउट का मतलब है बेहोश होना। पास इन का कोई मतलब नहीं होता, ये कोई फ्रेजल वर्ब है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 13 में आते हैं। 30 में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला है आपका इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट करते हैं ना, तो क्या होता है? इसका छाप निकलता है, निशान होता है, छाप, मार्किंग। इंस्क्राइब, तो यहाँ पे INS होगा, CRIBE, और यहाँ पे स्कार यानी निशान, मार्क्स, ठीक है। इम्प्रिंट का होता है। प्रीसियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, महंगा, एक्सपेंसिव। जो तीसरा ऑप्शन है VCS, देखिए VICI होता है ना कि SI होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। VCS का मतलब होता है दुष्ट, विक्ड, इसका सिनोनिम हो जाएगा करप्ट। और एक होता है इमोरल, अनैतिक। होर्स का मतलब होता है कर्कश आवाज, साउंड के लिए इसका यूज होता है, ऐसा आवाज जो कर्णकट्टु हो, कान को प्रिय ना हो, आवाज के लिए यहाँ पे यूज होता है होर्स। हस्की या सरली, हस्की, सरली या ग्रफ। ये सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे फिर से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ऑथोरिटीज डिनाइड, ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का यूज होता है। तो ऑथोरिटीज डिनाइड हिज सिंपल रिक्वेस्ट, तो हिज सिंपल रिक्वेस्ट जो है वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। हिज सिंपल रिक्वेस्ट, उसके बाद क्या है? सिंपल रिक्वेस्ट है, ना कि रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे वाज का यूज होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में ही केवल वाज का यूज हुआ है, बाकी के सारे ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में वाज नहीं है। हैज है, यहाँ पे हैड है, इज है। तो ही सिंपल रिक्वेस्ट वाज डिनाइड बाई ऑथोरिटीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। सिनोनिम बताना है आपको इनरवेटेड। इनरवेटेड का मतलब होता है कमजोर करना, वीकेन करना। इनरवेटेड यानी कमजोर करना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वीकेन, डेबिलिटेट। वर्ब है, इसका भी मतलब कमजोर करना होता है। सिलेक्ट का मतलब भी कमजोर करना होता है। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है वर्ब है, ये भी एलिविएट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस। डिक्रीज, लोअर, नीचे कर देना, किसी चीज को कम कर देना। एनर्गाइज यानी स्फूर्ति लाना, किसी में एनर्जी भर देना। एक्चुएट करना, एक्टिव करना, एक्टिव से बना है एक्चुएट, सक्रिय करना या एक्टिवेट। या आपका इनवाइगरेट, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट। स्टिमुलेटर क्या होता है? किसी रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देता है, एक्टिवेट कर, उसमें एनर्जी भर देता है। एलिवेट का मतलब है ऊपर उठाना। एलिवेटर का काम क्या होता है? ऊपर उठाना। लिफ्ट जो होता है उसे एलिवेटर हम बोलते हैं, या एलिवेट करना, लिफ्ट उठाना ऊपर, रेज करना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको पैरा जंबल फिर से बताना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 है, 6 नहीं है। सारे सेंटेंस को बारी बारी से पढ़ेंगे। जो पहला सेंटेंस है, देयर इज ए जनरल बिलीफ दैट दिस मेडिसिन्स हील एलिमेंट्स सेफली। एक आम धारणा, एक आम विश्वास है कि ये जो दवाइयां हैं सेफली हील करती हैं, बीमारियों को सुरक्षा पूर्वक ठीक करती हैं, यानी इससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते। बी कह रहा है द सेफ हीलिंग इज एक्चुअली दैट विच डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। सेफ हीलिंग वास्तव में क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। सी,
पॉजिटिव हीलिंग विदाउट एनी अनवांटेड इफेक्ट ऑन द बॉडी ड्राइव्स द ट्रेंड। पॉजिटिव हीलिंग सकारात्मक रूप से किसी बीमारी का ठीक होना बिना किसी अवांछनीय प्रभाव के, इसको बॉडी का यही ट्रेंड में चल रहा है। आप कोई दवाई खरीदने जाते हो तो आप ऐसी दवाई कभी नहीं लेंगे जिसका बॉडी में साइड इफेक्ट हो। तो ट्रेंड में वही दवाइयां चलेंगी, वही दवाइयां मार्केट में बिकेंगी जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, कम से कम हो या ना हो। हर्बल मेडिसिन आर ए न्यू ट्रेंड दीज डेज। हर्बल मेडिसिन जो है आजकल नए ट्रेंड में हैं। अब चलिए यहाँ पे हर्बल मेडिसिन डी बात हो रही है। हर्बल मेडिसिन का यहाँ पे कह रहा है कि आजकल ट्रेंड में है और एक आम विश्वास है कि ये जो मेडिसिन है एलिमेंट्स बीमारियों को ठीक करती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट को। डी के बाद आपका ए आएगा। तो कौन से ऑप्शन में देखेंगे कि डी के बाद ए है? तो ऑप्शन नंबर तीसरे, दोनों ऑप्शन में बी डी के बाद ए है, पर आपको ये देखना है कि सी के बाद बी आएगा कि बी के बाद सी आएगा। तो यहाँ पे बी के बाद सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, डी ए बी सी। अब क्यों आएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे ए में बात किया है कि देयर इज ए जनरल बिलीफ दैट दिस मेडिसिन हील एलिमेंट सेफली। ये जो मेडिसिन है वो बीमारियों को हील करती हैं सेफली, सुरक्षा पूर्वक। फिर अब बी में बता रहे कि सुरक्षा पूर्वक हीलिंग है क्या, सेफ हीलिंग क्या है? सेफ हीलिंग एक्चुअली वो है जो मेडिसिन जो इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, बी में बताएं। और फिर सी में पॉजिटिव हीलिंग विदाउट एनी अनवांटेड इफेक्ट, बॉडी पर बिना किसी अवांछनीय प्रभाव के जो हीलिंग हो, उसे वही ट्रेंड में है आजकल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा, डी ए बी सी। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको इडियम जो दिया गया है, अंडरलाइन जो इडियम है, ये गलत है। कौन सा सही है आपको बताना है। हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आई बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक। तो स्पीक हिज आईज नहीं होता है, स्पीक्स हिज माइंड। स्पीक्स हिज माइंड यानी अपने दिल की बात हमेशा कहना, फ्रैंक होना, टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में एंटोनिम बताना है यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड का कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज यानी छद्म वेश होता है, नकली वेशभूषा। कैमोफ्लेज यानी नकली वेशभूषा धारण करना। देखिए मोस्टली क्या होती है, जो सेना होती है, जो आर्मी होती है, उनकी आप ड्रेस देखेंगे ऐसे होते हैं जो पेड़ पत्तों में छिप जाए तो पता ना चले। तो कैमोफ्लेज ऐसा वेशभूषा आप धारण करते हैं मोस्टली जो सेना वाले होते हैं, डिफेंस वाले, ताकि दुश्मन उन्हें पहचान ना पाए। तो नकली वेशभूषा धारण करना है ना। तो इसका एंटोनिम आपको बताना है, रिवील करना यानी अपनी सारी सच्चाई बता देना। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिवील, उजागर करना, डिस्क्लोज। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। वेनिस का मतलब है गायब होना। वेनिस, वेनिस करके एक सरफ भी आता है, उससे धोगे तो सारे दाग जो हैं वो गायब हो जाएंगे। टू डिसअपियर, डिसअपियर सडनली है ना, फेड हो जाना, गायब हो जाना। डिजोल्व, घुल जाना। डिजोल्व होता है घुलना पानी में, जैसे चीनी का घुल जाना। डिजोल्व तो क्या हो जाएगा, चीनी गायब हो जाएगा। क्लोथ यानी कवर्ड, ट्रेस्ड। क्लोथ यानी पूरी तरीके से कपड़ा लता पहना हुआ। मास्क का मतलब ये हो जाएगा कवर्ड। मास्क का सॉरी मास्क वर्ब है और मास्क का मतलब होता है कंसील, छिपाना, डिस्गाइज। ये सिनोनिम हो जाएगा। कैमोफ्लेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्गाइज हो जाएगा। और केवल गाइज भी होता है, मास्क हो ही गया, हाइड, छुपाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है एक्सुबरेंस का। देखिए एक्सुबरेंस का मतलब होता है एंथुसियास्टिक, बहुत ज्यादा उतावलापन, किसी काम को करने के लिए एंथुसियास्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर ए वाइब्रेंसी, लाइवलीनेस, एंथुसियाज्म। लाइवलीनेस, LIVELI, जिंदा दिली। वाइटलिटी, बहुत ज्यादा खुश, उत्साहित, किसी काम को करने के लिए एक्सुबरेंस का मतलब उत्साहित। ये नाउन है उत्साह, सॉरी ये उत्साहित नहीं होगा अगर इसका एक्सुबरेंट, EXUBERANT, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाएगा उत्साहित। नाउन एक्सुबरेंस है, इसका मतलब होता है उत्साह, खुशी, एंथुसियाज्म। इम्पार्शियलिटी यानी अनबायसनेस, फ्रैंक होना। इम्पार्शियलिटी जो हो जाएगा आपका
डिसइंटरेस्ट, फेयरनेस, है ना, निष्पक्ष, लेजीनेस, आलस, आइडलनेस, श्रेणी में लिख लेते हैं तो पता ही है आपको, मुझे पता है कि आपको पता है। लेथार्जी, स्लोथ, काफी धीमा, स्लो, सुस्त, आलस, सिंपैथी यानी सहानुभूति, किसी के प्रति संवेदना रखना, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन या फीलिंग। एम्पैथी और सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब भी होता है सहानुभूति, एम्पैथी का भी होता है सहानुभूति, दोनों में फर्क क्या है देखिए। सिंपैथी वो होता है जब किसी को मान के चलिए कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो आपको उसके प्रति सहानुभूति होती है कि बेचारे को चोट लग गया है ना, चाहे कुछ भी है। लेकिन अगर एम्पैथी है उसका मतलब ये है कि उस दर्द से आप भी गुजरे हैं और आपको उस चीज की अनुभूति है कि ऐसा होता है तो कैसा लगता है, तो वहां पे जो फीलिंग है वो एम्पैथी वाली होती है। यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मी, यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन मी जो अंडरलाइन पार्ट है इसको आपको रिप्लेस करना है। इनमें से ऑप्शन नंबर 4 जो राइट होगा, डिपेंड ऑन मी, यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन मी, ये जो है ये एडजेक्टिव है। डिपेंडेंट यानी आश्रित, और डिपेंड यानी आश्रय होना, आश्रित निर्भर करना, ये वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब होना, वर्ब होगा यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन मी, राइट आंसर होगा। ये सेंटेंस हमें पूरा करना है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, पर मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ये यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक आपको ये क्लोज टेस्ट दिया गया है और इसको पढ़ना है और राइट आंसर को फिल करना है आपको, ठीक है। चलिए तो हम 21 नंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये पूरा एक बार ऐसे दिया हुआ है, कोई नहीं, आप यहाँ से पढ़ें, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी एज पोस्टुलेटेड बाय सिगमंड फ्यूड, डैश ऑफ द ईगो, द सुपर ईगो एंड द आईडी। यहां तक इस पहला सेंटेंस है। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी, साइकी यानी माइंड होता है, मानव का जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, जैसा कि सिगमंड फ्यूड के द्वारा दावा किया गया है। पोस्टुलेटेड यानी आधारित किया गया, दावा करना होता है। तो सिगमंड फ्यूड ने जैसा कि दावा किया है, उन्होंने क्या दावा किया है कि जो मानव का जो मनुष्य है वो बना होता है किन चीजों का, 3 चीजों का जिक्र है यहाँ पे, द ईगो, द सुपर ईगो एंड द आईडी। 3 चीजों से बना हुआ है, द ईगो, सुपर ईगो एंड आईडी। अब देखना कि यहाँ पे फिलर नंबर 1 में क्या आएगा, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ग्रैपल्स, ग्रैपल का मतलब होता है होल्ड करना, पकड़ना। लैक्स, कंसिस्ट, डिजायर्स, लैक मतलब कमी होना, डिजायर्स का मतलब इच्छा करना, कंसिस्ट मतलब से मिलकर बना होना होता है। किसी चीज में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कंसिस्ट। यानी किसी किताब में 5 चैप्टर है तो वो कंसिस्ट, 5 चैप्टर क्या है, कंसिस्ट कर रहा है बुक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिगमंड फ्यूड के अनुसार जो मानव का, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ द ईगो, द सुपर ईगो एंड द आईडी। द ईगो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड विच वी वर्क विथ एंड आर मोस्ट डैश ऑफ। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं ताकि ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए, कह रहे द ईगो फॉर्म्स, जो पहला पार्ट है ईगो, वो किस चीज से बनता है, फॉर्म्स द पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड, यानी हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ईगो है, उसके बारे में बात करते हैं। विच वी वर्क, जिसपे हम काम करते हैं, जिसके साथ हम काम करते हैं, एंड आर मोस्ट डैश ऑफ, और जिसके बारे में अवेयर ऑफ होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में आपकी जानकारी है तो उसे हम बोलते हैं अवेयर ऑफ। यहाँ अफ्रेड यानी भयभीत तो नहीं होंगे, रेसिस्टेंट यानी किसी चीज से परहेज करना, डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट भी नहीं, एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पे अवेयर हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑफ नहीं होगा, डिपेंडेंट ऑन होता है, इससे पहले ही आपने पढ़ा है। तो अवेयर ऑफ, ये जो पहला फॉर्म है जिसको हम ईगो बोल रहे हैं यहाँ पे, इनके अनुसार वो कॉन्शियस माइंड है जिसके साथ हम काम करते हैं और जिसके बारे में हम ज्यादातर जानते हैं। कॉन्शियस माइंड के बारे में ही मोस्टली हम जान पाते हैं। द सुपर ईगो, अगला सेंटेंस जो है इसके लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अब बात करते हैं द सुपर ईगो फॉर्म आवर conscience in the form of the unconscious and work on the dash of social and cultural influence. The super ego जो है conscious in the form of unconscious,
यानी अनकॉन्शियस माइंड के तौर पर ये काम करता है। यहाँ पे वो कॉन्शियस था, ये कॉन्शियस है, दोनों में फर्क देखेंगे। कॉन्शियस इन द फॉर्म ऑफ अनकॉन्शियस एंड वर्क ऑन द डैश ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये सामाजिक और हमारी जो सांस्कृतिक प्रभाव है उसके ऊपर काम करता है। तो डैश वर्क ऑन द डैश ऑफ द सुपर ईगो फॉर्म और कॉन्शियस इन द फॉर्म ऑफ अनकॉन्शियस एंड वर्क ऑन द डैश ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये सामाजिक एंड सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर ये काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। बाकी अंडरस्टैंडिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ होता है, काउंटर नहीं होगा, लव नहीं होगा, इनका कोई कौतुक नहीं बनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द आइडिया, तीसरी चीज की बात करें, द आइडिया रिप्रेजेंट्स आवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस जो अचेतन माइंड है हमारा, तीन पार्ट में दिमाग बटा हुआ है। पहला है आपका कॉन्शियस माइंड और एक है अनकॉन्शियस माइंड और तीसरा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड। तो जो तीसरा है विच कंटेन्स ऑल डैश थॉट्स डिजायर्स एंड ड्रीम्स, ड्रीम्स। जो चौथा है हैवी लीगल रिप्रेस्ड सैंक्शन्ड। तो कैसे थॉट्स, थॉट्स जो होते हैं ये विचार जो हैं उसकी यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा कोई जो इस थॉट्स को, थॉट्स नहीं यहाँ पे THO कोई है, थॉट्स है। तो कैसे थॉट्स की यहाँ पे बात हो रही है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर रहता है विच कंटेन्स ऑल रिप्रेस्ड यानी दमित हुआ, ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार जिसके ऊपर आपने काम नहीं किया, अपने विचारों को कभी प्रकट नहीं किया, उसको दबा के रखा है मन में, जो फीलिंग है, आपके जो डिजायर हैं, आपके जो सपने हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारी विचार और लीगल विचार या ऐसा कोई विचार जो सैंक्शन हो, किसी से मान्यता प्राप्त नहीं, आपके मन में जो दबी हुई विचार है, सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। ड्रीम्स, जब आप सोते हैं, जब आप सपने देखते हैं तो मन कहीं भी भटकता है, कहीं भी चला जाता है। ड्रीम्स वर्क एज ए फ्री पाथवे इनटू द सबकॉन्शियस व्हिच इज एन इनएक्सेसिबल जोन इन जनरल। ड्रीम्स ऐसे जगह पे काम करता है जो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे रूट पे काम करता है, ऐसे रास्तों पे काम करता है विच इज इनएक्सेसिबल, जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सपने में माइंड जो है कहीं भी चला जाता है, आप कुछ भी करते हैं सपने में, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। It can also contain dash scenes or images that apparently have no relation to anything related to the person। चौथे नंबर में, पांचवें नंबर जो लास्ट ऑप्शन है, चलिए पांचवा नंबर जो है, इट ऑल्सो कंटेन्स, ये क्या कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है डैश सीन्स और इमेजेस, ऐसे साइट और इमेजेस जिसका कि हमारे पर्सन से अपरेंटली हैव नो रिलेशन टू एनीथिंग रिलेटेड टू द पर्सन, उस आदमी का उस चीज से कोई संबंध नहीं होता है। पैरेलल, बराबर, विचार, कंस्ट्रिक्टेड या कंकरेंट, कंकरेंट यानी एक समय, एक साथ होने वाला है एक समय में, कंस्ट्रिक्टेड यानी ये प्रतिबंधित, विचार, विचार यानी विचित्र, ये विचित्र सीन होता है जब आप सपने देखते हैं तो उसमें कुछ भी चीजें आपको, किसी भी प्रकार का जानवर कैसा भी कुछ भी आप देखते हैं, इलॉजिकल चीजें भी आपको वहां पे दिखाई देती हैं जो आपसे कोई संबंधित नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है ना। इट कैन ऑल्सो कंटेन विचार सीन यानी विचित्र सीन या इमेजेज आपको दिखाई देंगी जो कि आपसे कुछ भी संबंध नहीं है इनका। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेट नंबर 28 का पूरा सोल्यूशन है और इसका जो PDF है, सॉल्व PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।